सबको समझान। आज हम लोग हमारे पाठ्य पुस्तक अब ज्ञान सागर से पाठ 8 एवरेस्ट की चुनौती पढ़ेंगे। ठीक है ना। इस एवरेस्ट की चुनौती में वास्तव में क्या है, यानी अगर कोई व्यक्ति एवरेस्ट पर चढ़ना चाहे तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उसे। ठीक है ना, ये हमें बताया गया। तो एवरेस्ट की चुनौती पर हमें इस एवरेस्ट की चुनौती को स्वीकार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं। चुनौती का मतलब क्या होता है, चैलेंजेस। ठीक है ना, आपको कौन कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा तब जाकर एवरेस्ट पर चढ़ पाएंगे। खास करके ये पाठ उसी से संबंधित है। ठीक है ना, तो चलिए सीधे हम पाठ पर आ जाते हैं। यह है हमारा एवरेस्ट की चुनौती। ठीक है ये, तो इसमें हम लोग आराम से ये देखेंगे कि आखिर ये एवरेस्ट की चुनौती में बताया क्या गया है। ठीक, आखिर ये कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो सबको हमें देखना पड़ता है। ओके, चलिए जितने लोग हैं आते रहिए और कोशिश कीजिए सब लोग कि टाइम पे ही आप लोग ज्वाइन कर दिया करें। ठीक है, ताकि कोई परेशानी ना हो किसी को भी। जस्ट वेट। हाँ चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग पाठ एवरेस्ट की चुनौती। ठीक, यहां से एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है ना, यह समुद्र तल से 8,848 8,848 का मतलब कितना होता है, 8,848। लेकिन आज ये 8,849 और 50 के करीब है। ठीक है ना, 8,850 मीटर के करीब है, यानी कि सोचिए लगभग लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है। ठीक है ना, इसके उत्तर में तिब्बत है, और अगर इसके हम उत्तर में देखें तो क्या है, तिब्बत का पठार है। ठीक है ना, तिब्बत है। ओके, और आगे हम देखेंगे तो इसके उत्तर में तिब्बत है तथा दक्षिण में नेपाल है। ठीक है ना, दक्षिण में नेपाल है। इसे चोमोलुंगमा अर्थात संसार की माता और नेपाली जो है सगरमाथा। हाँ अंकित राज, आपको कोई परेशानी है, कुछ पूछना है क्या? अंकित राज को अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कहें, मैं आपको जरूर मौका दूंगा। ठीक है ना। वेट, ओके, चलिए जरा हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं सभी को प्रश्न करने का मौका दूंगा। ठीक है ना, पहले हम लोग पाठ को देखते हैं सीधे सीधे। ओके, अच्छा, मैं चाहता हूं कि पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार जरा पूछ लूं, क्योंकि मैंने शुरुआत कर दिया है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज सही से आ रही है और आपको सब कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है? देन ऑल ऑफ यू जस्ट रेज योर हैंड, ऑल ऑफ यू। ओके, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। चलिए अब मैं समझ गया कि यानी सबको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अब शुरू करते हैं। ओके, ठीक है ना। ठीक है, ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स डाउन। आई अंडरस्टूड दैट यू ऑल are able to hear me. Okay, I am audible to you all. Okay, तो चलिए अब यहां से देखते हैं। तो नेपाल जो तिब्बत है इसे चोमोलुंगमा अर्थात संसार की माता, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और नेपाली जो है सगरमाथा के नाम से पुकारते हैं। नेपाली भाषा में सगर का अर्थ होता है बर्फ। ठीक है, 1849 में एक सर्वेक्षण दल को पहली बार यह पता चला कि यह संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, उस समय इस शिखर 15, उस समय इसे क्या कहा जाता था, शिखर 15। ठीक, नाम दिया गया। बाद में इसे एवरेस्ट कहा जाने लगा। इसे यह नाम भारतीय सर्वे विभाग के प्रमुख सर जॉर्ज एवरेस्ट, आप समझ में आया इसका नाम एवरेस्ट क्यों है? क्योंकि एक व्यक्ति थे जो कि भारतीय सर्वे विभाग के प्रमुख थे, जिसका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट, के सम्मान में प्रदान किया गया। सबसे पहले 1921 में
ब्रिटिश पर्वतारोहियों के एक दल ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु दक्षिण तिब्बत में इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 महीने तक संसार के इस अज्ञात भाग की यात्रा करने के बाद इंग्लैंड वापस लौट गए। इसके दूसरे साल एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए एक ब्रिटिश दल ने प्रयास किया, पर वह भी 8,321 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच सका। यानी अगर हम देखें तो ये 1849, ठीक है ना, 1921 की बात हो रही है। 1921 के बाद भी अभी तक कोई नहीं चढ़ा था, ठीक है ना। इसके बाद तो अनेक दलों ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयत्न किया, किंतु सर्वप्रथम, इधर ध्यान देंगे, सर्वप्रथम 1953 में, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बनता है। सर्वप्रथम 1953 में शेरपा तेनसिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को शिखर छूने में सफलता मिली। यानी सबसे पहले एवरेस्ट पर कौन चढ़ा था? तो 1953 में शेरपा तेनसिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को शिखर छूने में सफलता मिली। इस शिखर को छूने के लिए 26 मई 1965 को सवेरे बहुगुणा, रावत, वीपी सिंह और मैं अर्थात लेखक अगले आधार शिविर से शिखर के लिए चले। बहुगुणा और रावत एक रस्ते में बंधे थे, ठीक है ना, यहां मैं पढ़ रहा हूं। वीपी सिंह और मैं दूसरे रास्ते में। हमारे साथ सहायता के लिए 12 शेरपा थे। कितने? टोटल 12 थे। जब हम कैंप 4 पर पहुंचे तो सूरज डूब रहा था, ठीक है ना। मैं सारी रात करीब करीब जागता ही रहा, क्योंकि मैं जानता था कि सोते समय अगर मैंने करवट ली तो तंबू लुढ़क कर 3000 फीट नीचे जा गिरेगा, ठीक है ना। स्थानाभाव यानी स्थान की कमी, स्थानाभाव के कारण सभी तंबू एक पांत में लगाए गए थे, ठीक है ना। सवेरे हम लोग ऑक्सीजन लगाए, 10:15 बजे निकले। वहां सख्त काली मिट्टी थी या पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे, उन पर चलना बहुत मुश्किल और थकाने वाला था। ठंडी हवाएं हमसे टकरा रही थी। जब हमें अपने तंबू दूर से फहराते दिखाई दिए तो हमारी जान में जान आई। शाम होने तक हम वहां पहुंच गए। यही स्विस, ब्रिटिश और अमेरिकी अभियानों के पुराने तंबू भी थे और उन पर तभी का कूड़ा कचरा भी जमा दिखाई दे रहा था। हम इन तंबुओं को आसानी से पहचान गए। हमारी ऑक्सीजन खत्म होती जा रही थी, इसलिए मैं इन तंबुओं में घुस गया और रात में उपयोग करने के लिए उनके कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लाया। यहां वीपी सिंह बीमार पड़ गए। उनकी जगह फू दोरजी, क्या नाम था याद रखिएगा, वीपी सिंह बीमार पड़ गए थे और उनकी जगह पे फू दोरजी हमारे साथ आकर शामिल हो गए। यहां मैं आपको यह बता दूं कि इस अंतिम शिविर से आगे हमें रात दिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना था। यानी अगर हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी मृत्यु हो सकती थी। जैसे जैसे हम सतह से ऊपर की ओर उठते हैं ना, तो पानी बोल रहा हूँ, हवा का जो डेंसिटी है यानी घनत्व वो कम हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। और अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर ना लेके जाएं तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हम इसका ध्यान रखें कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाएं। तो वही वो कह रहे हैं कि यह बता दूं कि इस अंतिम शिविर से आगे हमें रात दिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना था। आगे दूसरे दिन 7:30 बजे सुबह हम आखिरी शिविर के लिए चले। अब मेरे साथ मेरे रास्ते में फूदोरजी, ठीक है, जरा यहां देखिए और कौन कौन थे वो बता देता हूं। हाँ, इस रास्ते में फूदोरजी बंधा हुआ था। हमारे पीछे रावत, बहुगुणा और 7 शेरपा थे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे हवाएं तेज होती जाती थी, ठीक है ना। 11:30 बजे हम इस पहाड़ी के उस हिस्से पर पहुंच गए जहां ढाल जरा कम था, अर्थात 8,512 मीटर की ऊंचाई पर यह हमारा अंतिम शिविर था। इस शिविर से आगे 450 मीटर लंबी एक पहाड़ी थी। यह पहाड़ी देख रहे हैं किस तरह से ऊपर चढ़ रहे हैं ये लोग। यह पहाड़ी बहुत संकरी और तीखी और इसके दोनों ओर गहरे ढाल हैं, ठीक है ना। इसके दाहिने तरफ बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा निकला हुआ है। हमें इस बर्फ से सतर्क रहना होता था, लेकिन इस पर पैर पड़ते ही यह टूटकर गिर सकती थी, इसलिए इससे हमें सावधान रहना पड़ता था। मुख्य पहाड़ी पार कर
हम दाईं ओर मुड़े। अब हमारे सामने इससे भी कठिन कार्य था। क्या कार्य था? स्लेट की चट्टान, स्लेट की चट्टानों की एक विशाल दीवार को पार करना। इस पर हाथ पैर टिकाने की कोई जगह ही नहीं थी। एक बार फिसलने का अर्थ होता 5,000 फीट नीचे तिब्बत में जा गिरना। इन चट्टानों पर हम थोड़े थोड़े चढ़ते रहे। आखिरकार ये काली चट्टानें खत्म हुई और हमने येलो बैंड एक ऐसी जगह है जहां पर पीली पीली धारियां हैं, इसलिए उसका नाम येलो बैंड रखा गया है। ठीक है ना? मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, जब हम लोग पाठ पढ़ लेंगे तब एक बार मैं आपको इससे संबंधित एक वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है ना? तो आप उसके लिए परेशान ना हो। आखिरकार ये काली चट्टानें खत्म हुई और हमने येलो बैंड क्षेत्र में प्रवेश किया। इसकी चट्टानों में पीली पीली धारियां हैं, इसलिए इसे येलो बैंड कहते हैं। इन पर चढ़ना अपेक्षाकृत सरल था। अपेक्षाकृत माने उसकी तुलना में, बाकी जो कुछ भी हमने किया था उसकी तुलना में ये थोड़ा बहुत सरल था। इन्हें पार कर हम दक्षिणी शिविर के तल मतलब एकदम नीचे तल तक पहुंचे, जहां से बिल्कुल सीधी चढ़ाई, एकदम ऐसे खड़ा सीधी चढ़ाई हो जाती है। ठीक है ना? इतनी सारी परेशानियां हो रही थी। आगे लेखक कह रहे हैं कि मेरे सिलेंडर का ऑक्सीजन कहीं से निकल रही थी, इसलिए मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। यह जानकर मैं बहुत चिंतित हुआ। मैंने देखा कि सिलेंडर से मुंह तक ऑक्सीजन ले जाने वाली नली में छेद हो गया है। यह छेद बूटों की कील से हुआ था। ठीक है ना? बूट में कील लगे होते हैं, उससे लग गया होगा सिलेंडर के पाइप में। ठीक है ना? उसके बाद कह रहा है आसपास कहीं बैठने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए फूदौर जी ने बर्फ काट कर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया। यहाँ बैठकर मैंने टेप की सहायता से यह छेद बंद किया। अब हम खुश होकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि मुझे लगा कि कोई आदमी हमारी ओर हाथ हिलाता हुआ और हाँफता हुआ बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। वह था कौन? वह रावत था। उससे मालूम हुआ कि बहुगुणा बीमार हो जाने से रुक गया है। उसे अकेले ही आगे आना पड़ा है। रावत को हमने अपनी रस्सी के बीच में जगह दे दी और जो रस्सा केवल 2 व्यक्तियों के लिए था, उसी पर हम 3 दक्षिण शिखर पर चढ़ने लगे। ठीक है ना? तीनों दक्षिण शिखर पर चढ़ने लगे। अभी तक अभी तक कभी भी एक रास्ते पर 3 व्यक्ति ने एवरेस्ट को चढ़ाई नहीं की थी। ठीक है ना? उसके बाद है 2 व्यक्तियों के साथ एक रास्ते पर चढ़ना 3 व्यक्तियों की अपेक्षा कहीं सरल होता है। सही बात है भाई। ठीक है ना? इसलिए हमारी आगे बढ़ने की रफ्तार कमी आ गई। रफ्तार काफी कम हो गई। धीरे धीरे बहुत सतर्कता पूर्वक हमने दक्षिण शिखर के बड़े बड़े पत्थर पार किए। हम एकदम सीधे शिखर पर नहीं पहुंचे और शिखर से कुछ मीटर नीचे हो बाईं ओर मुड़ गए। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत कठिन था। इसमें बहुत वक्त लगा, क्योंकि एक बार में एक ही व्यक्ति चल सकता था। जब एक चलता तो अन्य दोनों संभल कर रास्ते को थामे रखते। अब हम एक संकरी गली में पहुंच गए, जिसे मैंने इंडिया का गुफा, ठीक है ना, इसको, ये अंग्रेजी शब्द है, इंडियाज डेन नाम दिया। यहां पहुंचकर हम बहुत प्रसन्न हुए। ये इंपॉर्टेंट है, जरा याद रखिएगा। अब मुझे सबसे बड़ी चिंता हिलेरी की चिमनी की थी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ी चिंता लेखक की कौन सी थी, तो आपको कहना है कि सबसे बड़ी उनकी चिंता जो थी हिलेरी की चिमनी की थी, क्योंकि पहले के विवरणों के अनुसार शिखर के मार्ग में यही सबसे बड़ी बाधा थी। लगभग 10 मीटर एक सीध में नीचे उतरकर हम कुछ चट्टानों तक पहुंचे। ठीक है ना? यहां से एक संकरा सा रास्ता चिमनी तक जाता था। ठीक है ना? दक्षिण की ओर बर्फ के बड़े बड़े ढेर थे और हमें बड़ी कुशलता से उन पर कदम रखे बिना आगे बढ़ जाना था, क्योंकि वो टूट सकता था, इसीलिए संभल संभल कर जाना था। उन्हें देखकर डर लगता था। बीच में चल रहे रावत ने जिम्मा लिया कि हम दक्षिण की ओर न जाएं और हमारे कदम चट्टानी हिस्से पर ही पड़ते रहे। यहाँ कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें थी जो नीचे से ढीली थी। याद रखिएगा, ढीली थी यानी कि हमें उससे सावधान रहना। वहां अगर पांव पड़ा तो सीधे नीचे। कई बार कई बार हमें कूद कर एक से दूसरे चट्टान पर जाना पड़ता था, उतने ऊपर में। इन चट्टानों के बीच से नीचे की ओर नजर डालते ही हम थर्रा उठते। नीचे 250-3, ठीक है ना, 250 से 3,000 मीटर तक गहरे थे। ठीक है ना? और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अब हम हिलेरी की चिमनी के ठीक नीचे पहुंच गए। ठीक है ना? इसी बाधा का हमें सबसे अधिक डर था। हर पर्वतारोही इस चिमनी से परिचित है, जो चट्टान और बर्फ के ढेर के बीच 13 मीटर ऊंची खड़ी है।
चट्टान पर हाथ या पैर जमाने का कोई जगह नहीं है और बहुत ज्यादा चिकनी होने के कारण यह बहुत बड़ी समस्या है। मैंने कोशिश की कि हाथ रखने की जरा भी जगह पा जाऊं, पर मुझे कुछ नहीं मिला। बर्फ के ढेरों के कारण दक्षिण की ओर से इसे पार करना बहुत खतरनाक था। बाईं ओर और ढलाव चट्टाने थी, यानी और ज्यादा सीधी ढलाव, यानी उसमें ढलाव ज्यादा था, ठीक है ना, जिन्हें पार करना असंभव था। फू दोरजी ने इस पर चढ़ना इस पर चढ़ने की कोशिश की। वह बार बार फिसलता ही रहा। तब उसने चट्टान में बर्फ की कुल्हाड़ी की मदद से छेद करने की कोशिश की और उसके सहारे ऊपर चढ़ा। वह जमी हुई बर्फ में अपने जूतों की कीले गड़ा देता और कुल्हाड़ी की मदद से शरीर का वजन जो है संतुलित करते हुए अचानक कुल्हाड़ी को घुमाकर ऊपर दीवार में गाड़ देता और इस तरह ऊपर चढ़ जाता। रावत उसे सहारा दिए था। फूदोरजी तनिक सा भी फिसलता तो हम तीनों नीचे आ रहते, क्योंकि तीनों एक ही रस्से में बंधे हुए थे। आखिरकार फूदोरजी बिल्कुल ऊपर पहुंच गया और हमें दिखाई देना बंद हो गया, यानी कि वो पूरी तरह से ऊपर पहुंच गया, ठीक है ना, दिखाई देना बंद हो गया। ओके, आगे चलिए, तो आगे देखते हैं। वह चिमनी की चोटी पर पहुंच गया था। रावत चट्टान पर फिसल रहा था और उसे तथा उसके बाद मुझे फूदोरजी ने ऊपर खींच लिया। यहां भी बड़ी बड़ी चट्टानें थी। जैसे ही हमने उन पर पैर रखा वे हिलने लगी। अब आप सोचिए, उतना ऊपर में अगर वैसा होने लगे तो कितना डर लगेगा। इस बाधा को पार करने में हमें 20 से 30 मिनट लगे होंगे। अब हम बर्फ के एक चबूतरे पर थे। चबूतरा माने होता है एक ऊंचा हिस्सा, छत की तरह, ठीक है ना, और वहां हम कुछ देर सुस्ताने के लिए रुके। यहां से आगे ढलान कुछ कम होते गए और पहले की ही तरह बाईं ओर चट्टान और दाईं ओर बर्फ थी। पहाड़ी अभी खत्म नहीं हुई थी। चिमनी पार करके हम यह सोचकर खुश हो रहे थे कि अब हम शिखर के बिल्कुल पास आ गए हैं, लेकिन पहाड़ी का यह टुकड़ा खत्म होने में ही नहीं आ रहा था और हमारा संघर्ष अधिक कठिन होता जा रहा था। सांस लेना पहले से भी अधिक मुश्किल हो रहा था। मैं गहरी सांस लेने की कोशिश करता, लेकिन वह हिचकी बनकर टूट जाती। सोचिए, चढ़ाई क्या कभी खत्म नहीं होगी? अब हर कदम बहुत ही थका देने वाला साबित हो रहा था। बर्फ और चट्टानों के टुकड़े एक के बाद एक आते जा रहे थे। मैंने सोचा, हमें कब तक और चढ़ते रहना पड़ेगा? स्थिति यह थी कि मेरे मन और शरीर ने जवाब दे दिया था। बाप रे, अब हिम्मत नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा था उन्हें। लेकिन भीतर कहीं से यह भी आवाज उठ रही थी, हमें आगे बढ़कर चढ़ाई पूरी करनी ही है। शिखर अब अधिक से अधिक 15 मीटर रहा होगा, लेकिन ढाल खत्म होने में नहीं आ रहा था। लग रहा था जैसे इसका कभी अंत ही नहीं होगा। पर तभी अचानक अंत सामने आ गया। अब बर्फ के ढेर नहीं थे। हमसे जरा ही ऊपर एक छोटी सी सफेद घुमावदार मेहराब सी, और यही एवरेस्ट का शिखर था। हम चोटी तक पहुंच रहे थे, ठीक है ना। परस्पर बाहें डालकर हम दो 1 मीटर और ऊपर चढ़कर शिखर के बिल्कुल अंतिम भाग तक पहुंच गए। अब हमें और चढ़ना ही नहीं था। ऑक्सीजन के मुखपटों और बर्फ के टुकड़ों से चेहरे बिल्कुल ढके होने पर भी हम एक दूसरे में अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं सके। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोकी। पिछले दल द्वारा गाड़ा हुआ तिरंगा झंडा हालांकि फट गया था, लेकिन गर्व से अभी तक लहरा रहा था। इधर उधर अन्य दलों के झंडे तथा निशानियां भी पड़ी हुई थी। हमने घूमकर चारों ओर लंबी नजर डाली। हमने उत्तर की ओर तिब्बत पठार पर एक नजर डाली और फिर दक्षिण की ओर भारत के मैदान की तरफ देखा। कुछ दूर पर आईने की तरह चमकता और सवेरे की धुंध में तैरता थ्यांगबोचे मठ दिखाई दिया। ये मठ का नाम है, ठीक है ना। यह दृश्य अविस्मरणीय था, यानी इसको जिसको भुलाया ना जा सके। संसार को इस छत पर खड़े होकर और अपने नीचे मीलों दूर तक देखते हुए मेरे मन में जो भावनाएं उठी, उनमें सबसे प्रमुख भावना विनय की थी। मेरा रोम रोम यह कह रहा था कि ईश्वर की कृपा है कि चढ़ाई समाप्त हो गई। रावत ने झुककर शिखर पर
दुर्गा की एक मूर्ति रखी और उसके सामने जरा सी धूप जलाई, मतलब अगरबत्ती। मैंने गुरु नानक का एक फोटो और माला रखी। फू दोरजी ने चांदी का एक लॉकेट रखा जिसमें दलाई लामा का फोटो लगा हुआ था। उसमें भेंट स्वरूप चॉकलेट, बिस्कुट और मिठाई आदि भी रखी। मैं ठीक 10 बजे शिखर पर पहुंच गया था। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, इसलिए मैंने बिना समय नष्ट किए फोटो खींचने शुरू कर दिए। ठीक है ना। मूवी कैमरा निकाला तो पता लगा कि वह काम ही नहीं कर रहा है। कितना गुस्सा आ रहा होगा सोचिए। ओके, अब आगे देखिए। इससे हमें बड़ी निराशा हुई। फिर मैंने दूसरे निकॉन कैमरे में चारों ओर निकॉन कैमरे से चारों ओर के बहुत से फोटो खींचे। इनमें सबसे प्रमुख फोटो तिब्बत में रंगबुक ग्लेशियर का था, जो कि बहुत खूबसूरत दिख रहा था। मैंने उत्तरी पहाड़ी और उत्तर कोण की ओर दृष्टि डाली। इसी रास्ते से 1920 तथा 1930 के बाद के आरंभिक अभियान दल चढ़े थे। शिखर पर हमारा समय अपने की तरह सपने की तरह शिखर पर हमारा समय जो था सपने की तरह बीत रहा था। अब तक हमें यहाँ पहुंचे हुए आधे घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था और हम अब धरती माता को प्रणाम करके हमें वापस लौटना था। यह सोचते ही मैं बहुत उदास हो गया। मेरी उदासी का क्या यह कारण था कि चढ़ाई की जो सबसे बड़ी ऊंचाई है उसे मैंने छू लिया था और इससे बड़े कोई ऊंचाई चढ़ने को नहीं रह गई थी। इस पाठ के लेखक कौन है? मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया। तो पाठ यहीं समाप्त होता है। ठीक है ना। चलिए, आप सबको धन्यवाद।